आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। उनतीस अक्टूबर की शाम ढल चुकी है और मैं अमन गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। यूपी में राजनीति में नए संकेत मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति भविष्य में बीजेपी के नजदीक आती दिख रही है। तो क्या मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन का मूड बना रही हैं? और कैसे पलटेगी उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीति, समझेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से तीसरी लहर की बात हो रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अभी कुछ कहने को जल्दबाजी बताया है। तो अगर थर्ड वेव कोरोना की आई तो कैसे पता चलेगा और क्या तैयारियां हैं इसे लेकर दिल्ली सरकार की, जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया है। तो इस बयान को लेकर पीएम मोदी किस तरह की इमेज तेजस्वी की क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस पर बात होगी। और मुंबई इंडियंस में आरसीबी पर जीत दिलाने वाले सूर्य कुमार यादव के क्रिकेट करियर पर डालेंगे एक नजर। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। कोविड-19 का टेस्ट करने वाली निजी कंपनी थायरोकेयर के सीईओ ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई राज्य सरकारें कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने को मजबूर कर रही है और पर्याप्त टेस्ट करने से रोका जा रहा है। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने एक थाने में आग लगा दी। इस बीच चुनाव आयोग ने मुंगेर के हालात को देखते हुए डीएसपी और एसपी को हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली के कारोबारी अमन बैंसला की आत्महत्या के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए गुर्जर समाज के हजारों लोगों ने डीएनडी पर जाम कर दिया। अमन ने आत्महत्या से पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा की सिंगर और एक महिला मित्र उसे प्रताड़ित कर रही थी। फिलहाल डीएनडी का ट्रैफिक सामान्य हो गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने माना है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान का हाथ था, जिसका श्रेय इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को जाता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान के लिए एक उपलब्धि है। फ्रांस के नाइस शहर के एक चर्च में चाकू से हमला किया गया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल है। ये घटना सुबह 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला भी हो सकता है। शहर के नोट्रे डैम चर्च में ये हमला हुआ है। और नेटवर्क एनालिस्ट ऊकला के मुताबिक वोडाफोन आइडिया भारत का सबसे तेज नेटवर्क बनकर उभरा है। दूसरे नंबर पर एयरटेल रहा और तीसरे नंबर पर रिलायंस जियो है। आप सुन रहे हैं दिन भर, मैं हूं अमन गुप्ता। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से करीब 2 दर्जन से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब 7 विधायक और बागी होकर राज्यसभा चुनाव में सपा के साथ चले गए हैं। इन्हें बसपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। उधर राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने दांव से सबको चौंका दिया है। पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जबकि बीजेपी यूपी में 9 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बीएसपी के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए अपनी 1 सीट खाली छोड़ी है। वहीं बीएसपी के पक्ष में समीकरण नहीं है, फिर भी पार्टी की तरफ से रामजी गौतम ने नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में 10वीं सीट के लिए बीजेपी और बीएसपी के बीच गठजोड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस का कहना है कि बीएसपी और बीजेपी के बीच छुपन छुपाई वाला गठबंधन हुआ है। वहीं विधायकों के बागी होने से बौखलाई मायावती ने एमएलसी चुनाव को लेकर कहा है कि सपा को हराने के लिए वे अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। इसके लिए फिर अगर उन्हें चाहे भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को भी वोट देना पड़ा तो वो देंगी। मायावती को सुनिए। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को, इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। ये बाइट जो अभी आपने सुनी, इसी का वीडियो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर पोस्ट किया है और मायावती पर तंज कसते हुए लिखा है, क्या इसके बाद भी कुछ बाकी है? जाहिर है इस सब के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ लेते दिख रही है। मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बारीक समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रियाज हाशमी से इस मसले पर बात की और सबसे पहले यही पूछा कि बीएसपी की राजनीति भविष्य में किस ओर बढ़ती दिख रही है। क्या यूपी में कांग्रेस और सपा बनाम भाजपा और बसपा होने जा रहा है?
देखिए, राज्यसभा चुनाव के बहाने यूपी की राजनीति में बहुत साफ साफ नए संकेत मिल रहे हैं। लगता ये है कि भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के बीच में इन फ्यूचर नजदीकियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि मायावती जो भी फैसला लेती है, जो भी पॉलिटिकल फैसला लेती है, वो बहुत मंजी हुई राजनीतिक है और उनके फैसलों में माना यह जाता है कि वो बहुत दूरगामी फैसले उनके होते हैं। अगर हम बसपा का पुराना इतिहास भी देखें तो उनमें कुछ ना कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुजन समाज पार्टी की रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी मायावती कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर आएंगी। हालांकि राजनीतिक समीक्षक जो है ना, वो इसका इंटरप्रिटेशन कई तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मायावती का जो रवैया पिछले कुछ दिनों में देखने को आया, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो, जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में और कांग्रेस ने यूपी और पूरे देश में जो है ना केंद्र सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरीके से घेरने का काम किया, उन तमाम मुद्दों पर मायावती या तो खामोश रही है या फिर उन्होंने जो बयान दिया वो एक उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के सलाहकार के तौर पर जो बयान आता है उस तरह का बयान था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों से ये ताना बाना बुन रही थी और इसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरह की लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि मायावती का रिमोट कंट्रोल वो केंद्र सरकार के हाथ में है, हो सकता है अभी इंतजार कीजिए, अभी एक शुरुआत है, इसके जो भी नतीजे हैं वो सामने आएंगे। अच्छा रियाज, क्या एमएलसी चुनाव के बहाने मायावती ने वही कर दिखाया है जिसका उन पर अक्सर आरोप लगता रहता था कि वे बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं? देखिए, राजनीति का एक बड़ा दुखद पहलू है जिसे लोग सुखद रूप में लेते हैं पॉलिटिकल लोग। इसमें कोई स्थायी तौर पर दुश्मन नहीं होता और कोई स्थायी तौर पर दोस्त नहीं होता है। तो वही मायावती बार बार करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मायावती का प्रेम कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। कई बार वो ये फॉर्मूला अपना चुकी है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में बसपा के विधायकों से पहले 5 विधायकों से, फिर उसके बाद ये सामने आया कि 2 और विधायक हैं, 7 विधायकों को अपने पाले में खींचने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर करने वाली बात थी, बसपा को कमजोर करने वाला घटनाक्रम था। तो अब मायावती ऐसे में खामोश नहीं रहने वाली थी, तो उन्होंने भी नहने पर बहला मारा। उन्होंने अब बिना कंटेस्ट के उनका एक कैंडिडेट जो है ना जीत करके वो राज्यसभा में चला जाएगा। उनके पास राज्यसभा चुनाव का गणित भी नहीं था, पूरे विधायक भी नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां और भीतर क्या प्लान इनका हुआ भाजपा के साथ वो थोड़े दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो तय है, बसपा और भाजपा के बीच में खिचड़ी पक चुकी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रियाज, बीजेपी ने जिस तरह से राज्यसभा में एक सीट खाली छोड़ी है उसको देखकर यही लग रहा है कि वो खुद बीएसपी के लिए वही सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव भी होना है, इसमें ये जो बागी हुए हैं विधायक, उनकी भूमिका किस तरह की रहने वाली है? उपचुनाव जो है ना वो पार्टी अपने आधार वोट के ऊपर लड़ती है, ठीक है। और दूसरे जो है ना उपचुनाव के अंदर बहुत ज्यादा इन बागियों का कोई मुझे नहीं लगता कि प्रभाव पड़ने वाला है। प्रभाव जितना पड़ेगा वो मायावती की अपनी पॉलिटिक्स का पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के कैडर का पड़ेगा। जितने लोग बसपा में रहे हैं और वो बसपा से बगावत करके चले गए हैं, उन्होंने बसपा के खिलाफ ताल ठोकी या बसपा के खिलाफ ताल ठोकने वालों का समर्थन किया, तो उनका परिणाम हम सब ने देखा है। बहुत ज्यादा प्रभाव ऐसे मामलों में पड़ता नहीं है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार रियाज हाशमी। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। आजकल भारत में कोरोना के मामलों को लेकर काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में देश के अलग अलग हिस्सों में गिरावट देखने को मिली, पर 28 नवंबर यानी बुधवार को दिल्ली में 5,673 कोरोना के मामले आए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है।
इस पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि दिल्ली में अचानक कोरोना आंकड़ों का बढ़ना तीसरी वेव की शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 हफ्ते का हमें इंतजार करना होगा और उसी के बाद ही कहा जा सकेगा कि ये तीसरी वेव है या नहीं। हालांकि कोरोना के मामलों में इजाफा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो हम उसके साथ ही उसके परिवार और करीबी लोगों का भी टेस्ट कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े आए दिल्ली को लेकर, वो कोरोना मामलों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बहुत हद तक मुमकिन है कि त्योहारी सीजन के कारण कोरोना के मामलों में और इजाफा देखने को मिले। लोग बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ऐसे में कोरोना का खतरा तो है ही। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी दिल्ली में 12,000 से 14,000 तक का अनुमान पहले ही लगा रखा है। तो अब अगर दिल्ली में तीसरी लहर आती है तो ये कैसे पता चलेगा? तो यही पूछा हमने हेल्थ और दिल्ली में कोरोना की खबरों पर लगातार नजर बनाए रखने वाली हमारी संवाददाता मिलन शर्मा से। देखिए, जिस तरीके से कोरोना के केस कुछ हद तक नियंत्रण में आ गए थे दिल्ली में, पिछले कुछ महीने से केसेस 2000-2500 की तरह आ रहे थे, लेकिन अब फिर दिल्ली में एक तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का, वो पहले से ही एक हाई लेवल पे रहा था। नेशनल पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों मतलब पिछले महीनों तक वो 8 पर आ गया था। अब फिर से 9% पॉजिटिविटी रेट देखा जा रहा है। इसका मतलब ये कि जितने लोगों का टेस्ट हो रहा है उसमें से भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और केसेस का बढ़ना जो हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए केस ज्यादा आ रहे हैं। टेस्टिंग अपने लेवल पे दिल्ली सरकार वैसे भी सबसे ज्यादा करती आई है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों की संख्या अब बढ़ गई है, इसलिए दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते फिलहाल दिख रहे हैं। दूसरा बहुत मूल कारण ये भी है कि फिलहाल त्योहारों के आने से लोगों में थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिल गई है। कई जगहों पर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से शायद जो केसेस में बढ़ोतरी आप देख रहे हैं वो अभी ज्यादा तादाद में अचानक से केसेस फिर बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि थर्ड वेव यानी कि तीसरी लहर कोरोना की अभी दिल्ली में आई है या नहीं, इसमें थोड़ा कहना अभी बहुत जल्द होगा, लेकिन थोड़ा वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते और वो आंकड़ों को देखना चाहेंगे, उसके बाद ही अनुमान लगा पाएंगे कि अगर वाकई में दशहरे के बाद से या सर्दी के मौसम के आते से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा मिलन, तीसरी लहर आने पर दिल्ली के किन इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब होने की आशंका देखती हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स इस वक्त साउथ वेस्ट दिल्ली में है, जहाँ पर जो पॉपुलेशन की तादाद है वो भी ज्यादा है। जो कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि बाजारों में त्योहारों का सीजन है, तो जाहिर सी बात है लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे एरियाज में लगातार जो कोरोना का संक्रमण है वो ज्यादा हो सकता है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना करें, मास्क ना पहने। पहले लोगों ने ये सब किया, लेकिन अब पूरी तरीके से ढिलाई दिखाई दे रही है जमीन पर, और शायद यही कारण है जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस अब दोबारा बढ़ने की कगार पर दिख रहे हैं। अच्छा मिलन, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं और लगातार कोरोना की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं इसे लेकर? देखिए, एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी एनसीडीसी के द्वारा, जिसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है नेशनल टास्क फोर्स की, वो भी इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर दिल्ली सरकार को पहले बताया गया था कि हो सकता है सर्दी के मौसम में 15,000 केसेस प्रतिदिन आने की संभावना है। हालांकि ये एक ओवर एस्टिमेशन है, क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ 5,500 से ऊपर केसेस देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ महीनों में ऐसा होने लग गया तो दिल्ली के अस्पतालों को फिर तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से सिचुएशन मई में हो गई थी, मई के महीने में या सितंबर के महीने में, जब काफी ज्यादा केसेस फिर बढ़ रहे थे, उसी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को फिर से एक तरीके से तैयार रखना होगा कोरोना के केसेस का भार उठाने के लिए। हमें ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कोरोना संक्रमण के केसेस नहीं ट्रीट किए जाते हैं, अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से और बाहर अन्य राज्यों से भी केसेस दिल्ली में आते हैं। तो उसको, वो लोगों का लोड भी दिल्ली के अस्पतालों पर पड़ता है और इसके लिए भी दिल्ली सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। और एक तरीके से क्वारंटीन जो रूल्स थे वो पहले से बंद कर दिए गए थे अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के साथ, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में फिर से क्वारंटीन की गाइडलाइंस दिल्ली में शुरू कर दी जाए। होम आइसोलेशन पे सख्ती बरतने की बहुत जरूरत है और मास्क के ऊपर पहले से ही दिल्ली ने फाइन लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हालांकि जब ग्राउंड पे आप जैसे बता रही थी, सिर्फ कुछ जगहों पर ये रूल फॉलो होता है जहां पर पुलिस जाकर मास्क लोगों को चेक करती है। ज्यादातर जगहों पर ऐसा कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। ये थी आज तक रेडियो की संवाददाता मिलन शर्मा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जनसंख्या के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे बिहार में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण के लिए कल यानी 28 अक्टूबर को मतदान हो चुका है। अब दूसरे के लिए 3 नवंबर को और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार अभी चल रहा है। इस दौरान एक दूसरे दल पर और प्रत्याशी पर खूब छींटाकशी हो रही है, जो आमतौर पर चुनाव में होता ही रहता है। अब कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि वो तो जंगल राज के युवराज हैं, वो क्या विकास करेंगे। अब इस तरह की छवि गढ़ के वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के अपने साथी केशव से, जो बिहार की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल कम्युनिकेटर हैं और जनता के बीच जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो उसमें बहुत माहिर हैं। और जब तेजस्वी यादव को उन्होंने जंगल राज का युवराज कहा है, तो इसके पीछे कोशिश उनकी ये है कि जो लालू यादव का कार्यकाल रहा बिहार में 15 साल का, जिसे जंगल राज के तौर पे जाना जाता है, जो प्रचलित हुआ इस नाम से, उससे तेजस्वी यादव को जोड़ने की कहीं न कहीं कोशिश है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है ना इस बार चुनाव में, जो जिन्हें पता नहीं था या पता नहीं है कि लालू यादव का जो शासनकाल था वो कैसा था, उनमें अपराध कैसे होते थे, और वो नीतीश कुमार के कार्यकाल को देख देख कर ही बड़े हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि उन फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचा जाए, या जो युवा वर्ग के लोग हैं, 20 साल 25 साल के लोग हैं, जिन्हें लालू यादव के कार्यकाल का अंदाजा नहीं है, उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि तेजस्वी भी जो हैं लालू यादव के बेटे हैं और ये आएंगे तो वापस वही जो है अपराध का दौर बिहार में शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव की भी कोशिश रही है कि इस चुनाव में खासकर कि वो अपने जो एक तरह से बैगेज था लालू यादव वाला, उसको दूर करने की कोशिश रही। यानी जो पार्टी के कैंपेन मटेरियल्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उस पर आपको कहीं भी लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेंगी। तो एक कोशिश की है तेजस्वी ने कि लालू के साये से निकल करके एक अपनी इमेज बनाई जाए, अपना एक चेहरा मतलब बनाया जाए, और नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि उनको उसी साये में वापस धकेला जाए और उसी से जोड़ कर रखा जाए। अच्छा केशव, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया था कि बाबू साहब के राज में गरीब सीना तान के चलते थे। इस पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था और हमने देखा था कि तुरंत रघुवंश प्रसाद सिंह के सम्मान और सवर्ण पॉलिटिक्स जोड़ दिया कि आरजेडी हमेशा अगड़ी जातियों के खिलाफ रही है। आपको क्या लगता है इसका कितना असर होगा? देखिए, इस बयान को लेकर के बीजेपी और जदयू जो है लगातार हमलावर है तेजस्वी यादव पे, और तेजस्वी की कोशिश ये है कि हालांकि बाद में उनकी सफाई भी आई थी कि उन्होंने बाबू साहब जो शब्द है वो अफसरों के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि लालू यादव किसी जमाने में जब मुख्यमंत्री बने थे तो ऐसे ही जो सरकारी अधिकारी होते थे, बड़े प्रशासनिक अधिकारी, डीएम और एसपी वगैरह, उनको लोगों के सामने खड़े कर देते थे और बताते थे कि देखो ये तुम्हारा नौकर है। तो इस तरह की बातें थी। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि अगड़ी जाति की बात है, तो हाँ, लालू यादव ने भी पिछले चुनाव में, मतलब 2015 के विधानसभा चुनाव में ये कोशिश की थी अनंत सिंह के जरिए। अनंत सिंह को एक आपराधिक मामले में मतलब जेल जाना पड़ा था और यादव समाज के एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में।
और लालू यादव ने उसका खूब प्रचार भी करवाया था उस समय कि देखो मैंने मतलब नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन था, तो देखो मैंने अनंत सिंह को जेल भेज दिया। कई जगह सभाओं में उन्होंने यह बात कही और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे सामने जो है अगड़ी जाति के जो नेता हैं या जो बाहुबली हैं उनकी खैर नहीं है, उनको वही मतलब पुराना लालू यादव याद रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कोशिश तेजस्वी यादव ने भी यही की अपनी तरफ से कि जो पिछड़ी जाति के जो भी वोटर हैं उनको लामबंद किया जाए आरजेडी के पक्ष में। हालांकि इसका कुछ नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है क्योंकि कुछ सीटों पर जो है अगड़ी जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है और कहीं कहीं जहाँ तक मुझे खबर है कि लोगों को ये बात उनके गले नहीं उतरी है। जो लोग कुछ सोच कर या मतलब बिहार की सत्ता में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे कि तेजस्वी यादव हैं, नए हैं और नई राजनीति करेंगे, तो उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा सा इससे जरूर लगा है कि तेजस्वी भी वही पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं, वही जातिगत राजनीति के प्रेम में भी वो खुद को ढाल गए हैं। ये थे आज तक रेडियो के हमारे साथी केशव। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हमने कोरोना कवरेज में इस बात पर चर्चा की है कि क्या कोरोना और स्ट्रोक का कोई कनेक्शन है, क्या बच्चे कोरोना के सुपर स्प्रेडर हैं। इन सब बातों के जवाब आपको आज के कार्यक्रम में मिलेंगे। हमारे वेब पेज पर आपको कोरोना कवरेज का ये प्रोग्राम मिल जाएगा। सीधे पते के लिए आप aajtak.in/podcast भी डाल सकते हैं। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का जब ऐलान हुआ तो इस टीम में मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिला। लिहाजा पूर्व क्रिकेटर से लेकर फैंस तक ने टीम के ऐलान के बाद नाराजगी जताई थी। और अब बुधवार को IPL के मैच में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराकर मुंबई इंडियंस ने जब प्ले ऑफ में एंट्री ली तो इस जीत का सेहरा बंधा सूर्य कुमार यादव के सर। इसके बाद एक बार फिर उस ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे में न चुनकर सिलेक्टर्स ने बड़ी गलती की है। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने सिलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मैच के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, एक बार फिर शानदार खेल, उम्मीद है सिलेक्टर्स ने इस मैच को देखा होगा। ट्विटर और सोशल मीडिया पर लोग सूर्य कुमार को इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह न देने को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि रन बनाने के अलावा टीम में जगह बनाने के लिए क्या कुछ और भी करना पड़ता है। अब जब हर तरफ सूर्य कुमार की चर्चा है तो मैंने दी लल्लन टॉप की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेघा से यही पूछा कि कैसा रहा सूर्य कुमार के अब तक के क्रिकेट करियर का स्टैट्स और बीते कुछ सालों का परफॉर्मेंस। तो अगर आप पिछले 3 सीजन पहले IPL में फोकस करें तो 2018 ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, जब से वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े रहे। तो 2018 में 512 रन बनाए, 2019 में 424 रन और इस सीजन अभी तक जो है उन्होंने 362 रन ऑलरेडी बना दिए हैं। तो इन टोटल 1000 रन पूरे कर लिए हैं इन 3 सीजन्स में। और मुंबई इंडियंस के लिए इतने ज्यादा रन किसी और बल्लेबाज ने नहीं बनाए। रोहित शर्मा भी उनसे थोड़ा पीछे हैं इस काउंट में। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी उससे पहले 2018 से पहले जब वो खेलते थे तो हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे, बतौर फिनिशर बल्लेबाजी करते थे और उम्दा बल्लेबाजी करते आ रहे थे। फिर मुंबई ने उन्हें ओपनिंग करने का भी मौका दिया और वहां पे भी टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने का मौका दिया, वहां पे भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। तो ओवरऑल IPL में तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ ही रही है। बाकी रही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात, जहां वो मुंबई के लिए खेलते हैं और मुंबई टीम में जो है जगह बनना ही पहली बात बहुत मुश्किल होता है। बहुत सालों से मुंबई की टीम बहुत स्ट्रांग रही है। तो मुंबई के जो प्लेयर्स होते हैं, दिल्ली के जो प्लेयर्स रहते हैं, जैसे बड़ी टीम्स के जो प्लेयर्स रहते हैं उन पे खास नजर रहती है। ये टीम्स हमेशा हम देखते हैं कि एलीट ग्रुप में ही ज्यादातर रहती है, तो वो जिस ओपोनेंट को भी फेस करती है वो भी स्ट्रांग ओपोनेंट होते हैं। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए उनकी जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, लिस्ट ए में भी अच्छी आई हैं, सईद मुश्ताक अली में भी अच्छी आई हैं, विजय हजारे में जैसे लिस्ट ए में हमने बात की अच्छी आई है, और रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। ऐसा कोई पाथ ब्रेकिंग सीजन नहीं रहा सेपरेटली रणजी ट्रॉफी में, जहां लगातार जैसे मयंक अग्रवाल का हमने देखा था, लगातार जो है वो 1000 रन पर सीजन वैसा उनका काउंट रहा था।
लेकिन मयंक अग्रवाल का भी उस टाइम हम देख रहे थे कि आईपीएल में रन नहीं बन रहे थे। आईपीएल में प्रॉपरली उनका ब्रेक थ्रू सीजन, ये जो सीजन इस 2020 का रहा है वो था। लेकिन सूर्य कुमार यादव के केस में क्या डिफरेंट है, कंसिस्टेंटली हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेट में बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल चौंकाने वाले रन बना दिए, लेकिन हर फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जगह तो उनकी बिल्कुल बनती है। मेघा, अब जब किसी खिलाड़ी का टीम में सिलेक्शन होता है तो उसकी एक भूमिका, एक पोजीशन तय होती है। तो अगर सूर्य कुमार टीम में चुने जाते हैं तो आपको क्या उनके लिए कोई जगह बनती नजर आ रही है? देखिए, बीच में ऐसा कई मौका आया है और पिछले सीजन भी जब उन्होंने अच्छा किया था आईपीएल में, तो ये प्रश्न उठे थे कि टीम में इतनी टाइम से वो दस्तक दे रहे हैं, जगह क्यों नहीं बन रही। तो कुछ ऐसे टॉस होते हैं जहाँ पे फुल फ्लेजेड टीम नहीं जाती, क्योंकि अब इस साल को हटा दे जहाँ पे कोरोना के कारण 6 महीने कोई क्रिकेट नहीं हुआ, उससे पहले के सीजन को देखिए आप, लगातार मैचेस होते थे और हर टाइम पॉसिबल भी नहीं है कि हर फॉर्मेट में फुल स्ट्रेंथ टीम भेजे। तो मौके बने थे जब इंडिया न्यूजीलैंड गई थी, तब भी थोड़ी उनके बारे में बातचीत हो रही थी कि उनके लिए जगह बन सकती है, जगह नहीं बनी। अब ये क्या रोल प्ले करते हैं, इस पे भी अगर हम ध्यान दें तो ओपनिंग कर रखा है मुंबई इंडियंस के लिए 2018 के सीजन में, 500 से ज्यादा रन बनाए। उसके बाद फिर जो है मिडिल ऑर्डर में भी फिनिशर का भी रोल प्ले कर चुके हैं। और फिनिशर का जो रोल है इंडियन टीम में, महेंद्र सिंह धोनी के अभी तो रिटायर हुए, उससे पहले भी इंडियन टीम से दूर होने के बाद 2019 के बाद उन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला। फिनिशर का रोल थोड़ा क्वेश्चन रहा है उसके ऊपर। श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया, मनीष पांडे ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जिन प्लेयर्स को ऑलरेडी मौका दिया है, क्या उनको पर्याप्त मौके मिले हैं, क्या उन्होंने इतना खराब किया है कि आप उन्हें ड्रॉप कर दें। तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो सूर्य कुमार यादव के साथ अनफेयर हुआ है। बहुत वर्सेटाइल बैट्समैन है, जैसे कि हमने बात किया, हर पोजीशन पे बैटिंग करते हैं और उनके शॉट्स भी आप देखें, हर तरह के शॉट्स उनके बल्ले से निकल कर आते हैं। टेम्परामेंट का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले मैच में किया, जब 79 नॉट आउट बनाया, बहुत क्रूशल मैच था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेल रहे थे, अपनी टीम को जिताया। और उसके साथ ये भी बात थी कि टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत नेगेटिविटी होगी, उनके अंदर भी दुख होगा, निराशा होगी, उसको इतने अच्छे से चैनलाइज किया। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि प्लेयर अंदर से कितना स्ट्रांग है, और ऐसे ही प्लेयर्स को प्रेफर करती हैं टीमें जो कि आपको मेंटली स्ट्रांग वो खुद हो। और रवि शास्त्री ने भी हिंट दिया है कि आगे मौका आएगा उनके लिए, ट्विटर पे ट्वीट किया कि स्टे स्ट्रांग और अपने आप पे विश्वास रखिए। टीम उन्हें हिंट दे रही है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आगे के सीरीज में मौका मिलेगा। ये थी दी लल्लन टॉप की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेघा। दिन भर में अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के कार्यक्रम अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग हमें अपने फीडबैक पहुंचाते रहिएगा। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। यहाँ आप जो भी ईमेल भेजते हैं हम बड़े इत्मीनान से उसे पढ़ते हैं, आपकी सलाह, आपके मशवरे पर गौर करते हैं, आपके बताए अनुसार अपनी गलतियाँ सुधारने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हैं तो वहाँ पर भी हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, मैसेज बॉक्स में हमें कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, ट्यून इन, जियो सावन, किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है। वहाँ आप आज तक रेडियो और आज तक रेडियो के प्रोग्राम सर्च कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर अपडेट समय से मिलता रहेगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।